लेक्चर नंबर 39, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने स्केल ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ रिटर्न का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। लेकिन अब जो है, जब एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग स्मॉल स्केल बिजनेस और यू आर डूइंग बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल, तो इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर तो छोटे पैमाने पे आप अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंटरनल इकोनॉमीज आ जाती हैं। ऐसे कौन से जो है बेनिफिट्स हैं जो दिए जा सकते हैं छोटी शॉप वालों को। और अगर तो आपका बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे है, इंडस्ट्रियल है आपका बिजनेस, तो उसके अंदर जो है वो क्या फ़ायदे जो हैं, क्या बेनिफिट्स जो हैं उन इंडस्ट्रीज़ को, उन मैन्युफैक्चरर्स को मिलते हैं या उनको दिए जाते हैं। तो वी हैव द टॉपिक हेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट्स। Okay, what are internal economies? They are the economies that are caused by the factors occurring in single company. अगर हम सिंगल कंपनी स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं। क्या बेनिफिट्स क्या है इंटरनल इकोनॉमीज के, एक कंपनी के अंदर, एक सिंगल कंपनी के अंदर। फिर एक जो सेकंड हमारा है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, बेस्ड ऑन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटायर इंडस्ट्री रादर देन अ सिंगल कंपनी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होती हैं वो पूरी एक इंडस्ट्री को फ़ायदा बेनिफिट दे रही होती हैं रादर देन अ सिंगल कंपनी। हम सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमीज के बेनिफिट्स देखते हैं कि वो छोटी या सिंगल कंपनी को कैसे जो है वो बेनिफिट दे रही है, कैसे फ़ायदा दे रही हैं। ओके, इंटरनल इकोनॉमीज जो है बाय विच अ फर्म बेनिफिट्स बाय इटसेल्फ इज फर्स्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमीज। एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है एक कंपनी की। एक जो देखें बिजनेस का, अभी हमने प्रोडक्शन का हमने एक जो एक लॉ समझ लें, एक रूल समझ लें, ये होता है कि हमेशा प्रॉफिट जो है वो लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, या रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस को, चाहे वो स्मॉल स्केल पे है चाहे वो लार्ज स्केल पे है। अब यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज एक सिंगल कंपनी को कैसे बेनिफिट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक फर्म सेट करते हैं, आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा, लेकिन वो कैसे होगा कि जो मैनेजमेंट बॉडी है आपकी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो क्या करेगी, दैट डज नॉट एक्सपैंड द सेम एज द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश करेगी कि आउटपुट इंक्रीज हो जाए, लेकिन हमारी मैनेजमेंट जो है वो उतनी की उतनी रहे। अब ये इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट शुड रिमेन सेम। ठीक, ये इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसी मैनेजमेंट को, उसी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए सिंगल कंपनी में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, ताकि रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा। अब कॉस्ट क्या चीज़ होती है, जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई उसमें मैनेजर होगा, कोई उसमें लेबर होगा, मशीनरी होगी। तो यहाँ पे जो भी आपने 5 लोगों का एक टीम बनाई है, उसने एक जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की है, तो वो 5 लोगों की टीम ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर इतने स्किल्स हों कि वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, बजाय इसके कि और ज़्यादा लोगों को लेके आएँ और उनके ऊपर जो है वो पैसा लगाएं, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कॉस्ट इसी को कहते हैं ना, आपको वेज देनी पड़ती है, आपको जब मशीनरी लेते हैं तो उसका भी देखना पड़ता है। तो उस चीज़ को कट डाउन अगर आप करें और उसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी आउटपुट को इंक्रीज करें, तो फिर यू कैन यहाँ पे जो है आप रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं। इसके अंदर बेनिफिट्स आ जाते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज आ जाती हैं कि अगर तो वाइजली तरीके से आउटपुट को इंक्रीज किया जाए, प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज दैट यू आर हैविंग, तो उसके अंदर जो है फिर इंटरनल इकोनॉमीज को गेन किया जा सकता है। एक छोटी कंपनी की मैं बात करें, क्योंकि इंटरनल इकोनॉमीज सिर्फ सिंगल कंपनी में होती हैं। देन टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब ये होता है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड ऑटोमेटिक प्लांट्स,
एक चीज़ जो हाथ से जो है वो की जा रही है, उसकी जगह आप एक ऑटोमेटिक प्लांट लगा दें, तो जो काम 10 घंटों में होना है वो 5 घंटों में हो जाएगा। उसके ऊपर ये होगा, कॉस्ट कम आएगी, यानी कि आपको बिजली का बिल कम देना पड़ेगा। तो इस तरह जो है वो इंटरनल इकोनॉमीज बेनिफिट करती हैं। फिर कमर्शियल इकोनॉमीज, अ लार्ज फर्म डिमांड लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। कमर्शियल इकोनॉमीज ये होती हैं, देखें अब एक सिंगल कंपनी है, उसने कहीं से माल लेना है, तो वो माल उसको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, एक पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो वो लोग जैसे कि ना थोक का माल लेना या बल्क में कोई चीज़ लेना, तो बल्क में जो चीज़ ली जाती है उसके ऊपर हमेशा कॉस्ट कम आती है। लेकिन जो माल अगर कम, उसमें ज़ाहिर है छोटी फर्म होगी तो कम माल लिया जाएगा, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो कमर्शियल इकोनॉमीज़ भी जो हैं वो सिंगल कंपनी को इतनी बेनिफिट जो है वो नहीं देती। फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं? अब लोन्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक्स की तरफ से, वो हमेशा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ही दिए जाते हैं। छोटी फर्म्स को, छोटी एक दुकानदार, एक शॉपकीपर ने अगर कोई अपनी शॉप बनाई हुई है, बैंक उसको कभी भी लोन नहीं देगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि शॉर्ट लेवल पे जो है वो फाइनेंशियल इकोनॉमीज इतना काम नहीं कर रही होती। फिर अब इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक छोटी फर्म है, उसके अंदर कितने को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता जितने बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है उसको यूटिलाइज एफिशिएंसी को किया जाता है। तो इंटरनल इकोनॉमीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। तो अब सेकेंडली जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो हैं दे अफेक्ट द इंटायर इंडस्ट्री। एक्सटर्नल इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं। इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक बड़ी जो है इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट दे रही हैं, ये हमने स्टडी करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मशीन्स। मशीन्स की जो प्राइसेस हैं, अब एक देखें, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है कि मैंने एक काम जो है वो स्टार्ट किया है, तो जो मशीनरी मैं हायर कर रहा हूँ, जो मशीनरी मैं बाय कर रहा हूँ, तो वो एक ना एग्रीमेंट कर लेते हैं इन कंपनीज के साथ जो मशीनरी उसको प्रोवाइड करती हैं। वो ये एग्रीमेंट होता है कि जी आप हमसे ही मशीन लेंगे तो हम आपको इतना जो है वो इस पर डिस्काउंट दे देंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो भी कारोबार, जो भी बिजनेस इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, उसमें रिडक्शन आ जाती है आपकी जो मशीनरी है या आपका जो रॉ मटेरियल है। फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्कशॉप की अगर हम बात करें, एक इंडस्ट्री बनी हुई है, फॉर एग्जांपल उसकी एक मशीन ख़राब हो गई है, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी अक्लमंदी ये होती है कि बिल्कुल साथ ही वो वर्कशॉप भी जो है अपनी एक बना लेते हैं, जिसमें अगर कोई मशीन ख़राब हो गई है या कोई इस तरह कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो वहाँ से वो जो टेक्नीशियंस हैं उनको बुला के अपनी मशीन ठीक भी करवा सकते हैं या मशीन को उस वर्कशॉप में शिफ्ट करके भी ठीक कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल बिजनेस का ये फ़ायदा होता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं साइकिल इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर टायर ट्यूब्स प्रोवाइड देम टू द फॉर्म ऑफ साइकिल इंडस्ट्री। यहाँ पे जो टायर जो होती है, सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। आपने एक साइकिल बनानी है तो जाहिर है आप टायर कहीं से मंगवाएंगे। फिर उसके अलावा जो है आप ट्यूब्स जो होती हैं उसके अंदर, फिर डिफरेंट जो चीज़ें एक्सेसरीज जो होती हैं साइकिल बनाने में हेल्पफुल होती हैं, वो रिलेटेड जो उनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से। तो ये सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक पूरा प्रोडक्ट बनाने में आपकी मदद करती हैं, और आपको ये लीज पे भी दे देते हैं या आपको डिस्काउंट पे भी जो है अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है उनके प्रोडक्ट की, और दूसरा आप लोगों को भी वो जो है वो कम पैसों पे वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्री। सब्सिडरी क्या होती है? एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसका कोई वेस्ट, ज़ाहिर है एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसका कोई वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो उसको फर्दर रीयूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर केन की बात करें, अब जो गन्ने का या जो शुगर केन का जो वेस्ट मटेरियल है, शुगर फैक्ट्री से जो निकलता है, उसमें जो है वो अल्कोहल जो है वो शुगर से बनाई जाती है, जो उसके वेस्ट मटेरियल होता है। तो उस अल्कोहल की फिर एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। अब जो शुगर की इंडस्ट्री है वो अपना वेस्ट मटेरियल ऐसे तो नहीं अल्कोहल इंडस्ट्री को दे देगी ना, बल्कि बाकायदा उनसे अपना चार्ज करेगी जो भी उसने करना होगा। तो ये जो है इससे एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, उनके रेवेन्यू में इजाफा होता है।
देन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन मैन पावर, जाहिर सी बात है जब आपने एक इंडस्ट्री बड़े लेवल पे सेट किया तो उसको चलाने के लिए भी ट्रेन स्किलफुल एजुकेटेड मैन पावर की ज़रूरत है। तो वो जो है वो ऑलरेडी जो है लोग इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं जॉब्स के लिए, तो वो आसानी से जो है वो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है। जैसे आपने एक इंडस्ट्री सेट की है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं लेबर्स के लिए। फिर गवर्नमेंट भी जो है वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी, जी ये एक इंडस्ट्री बनी हुई है, यहाँ से वर्कर्स ने या लेबरर्स ने अपने घर जाना है या लोगों को लेना है, तो वो एक गवर्नमेंट जो है वो फिर एक पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लार्जर इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन जाहिर सी बात है एक फर्म को तो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी ना, तो ये लार्जर लेवल पे होता है। फिर गवर्नमेंट का एक और काम होता है कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन बूथ्स बन जाते हैं, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, जैसे डाक खाने जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के करीब बना दिए जाते हैं ताकि इंडस्ट्रियल्स जो है वो आराम से अपना जो है वो ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का जो है वो उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, पूरे मुल्क को इससे बेनिफिट होना होता है, तो गवर्नमेंट फिर उसमें खासा इंटरेस्ट लेती है। तो ये भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो हैं ये फ़ायदेमंद होती हैं लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन में। फिर बैंकिंग सर्विसेज, छोटी छोटी ब्रांचेस खोल दी जाती हैं बैंक्स की उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द, ताकि अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी हो, लोन लेना हो या कुछ भी करना हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च सेंटर्स, ये भी बना दिए जाते हैं, जिस किस्म की भी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है उसके इर्द गिर्द रिसर्च सेंटर भी बना दिए जाते हैं, ताकि जो लोग वहाँ पे काम करने आ रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत जो है उनको सिखाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको रिसर्च का जो है वो मौका दिया जाए कि चीज़ जो प्रोड्यूस की जा रही है अगर उसको रिसर्च के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, उसके ऊपर थोड़ा वर्किंग की जाए तो वो और ज़्यादा बेटर हो सकती है और उस इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बेनिफिट्स थे ऑन लार्जर स्केल, और जो बैक पे हम लोगों ने देखा है ये हमारे पास इंटरनल इकोनॉमीज़ के थे, ये बेनिफिट्स थे ऑन सिंगल कंपनी और स्मॉल स्केल। तो ये हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो दैट विल बी आर next lecture. I hope you have understood until now. Any question if you have, you can ask in the comment section. So this is it for today. Thank you and Allah Hafiz.